आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। यानी यदि आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैदिक काल से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है पेपर 2 में। तो समझिएगा, वैदिक काल को संक्षेप में पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो आपके एग्जाम में पूछता है वैदिक काल के विभाजन को लेके, तो वैदिक काल का जो विभाजन है हम लोग दो प्रकार से करते हैं समझने के लिए। एक आपका ऋग्वैदिक काल, जिसमें आप देखेंगे कि ऋग्वेद की रचना जिसमें होती है, संकलन जिसमें होता है, और एक आपका है उत्तर वैदिक काल, यानी बचे हुए 3 जो वेद हैं उनका संकलन होता है उत्तर वैदिक काल में। तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछ दे कि उत्तर ऋग्वैदिक काल की अवधि कितनी है, तो आप देखेंगे इसकी अवधि लगभग अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अवधि बताते हैं, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम से एक मानक तय होता है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि है उसको माना जाता है ऋग्वैदिक काल की अवधि, और यह औपचारिक अवधि है। आप एग्जाम में इसको टिक करिएगा। उसके साथ साथ यदि उत्तर वैदिक काल की अवधि की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेके आप देखेंगे 600 ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को कहा जाता है यहां पे उत्तर वैदिक काल, और इसी ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अब 600 यहां पे ईसा पूर्व के बाद जो अवधि स्टार्ट होती है उसको महाजनपद काल कह दिया जाता है। अब एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिएगा आप लोग, एक होता है बीसी और एक होता है यहां पे आपका एडी। यानी अगर हम लोग एक मानक यहां पे समझ लें, यानी जब ईसा के जन्म के पहले की जो अवधि है उसको हम लोग यहां पे बीसी से मेंशन करते हैं, और ईसा के बाद का जो जन्म होता है उसको हम लोग एडी से यहां पे मेंशन करते हैं। तो आप इसको इतना समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये अवधि आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं हम लोग। अगर सबसे पहले बाबू यहां पे वैदिक काल में हम लोग वेदों के बारे में समझे, तो अगर आपके एग्जाम में यूपी टेट या सीटेट के एग्जाम में पूछे कि वेदों की टोटल संख्या कितनी है, तो वेदों की टोटल संख्या आप लगाएंगे 4। और यदि पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद। कौन सा, तो आप कहेंगे सबसे पुराना वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और इसके ये टोटल कितने मंडलों में विभाजित है, तो टोटल यहां पे 10 मंडल में ये विभाजित है, और इसके 10वें मंडल में आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो यहां पे देख लीजिए आप लोग कि सबसे पहला जो वेद है या सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है, और इसके टोटल 10 मंडल हैं। और बताया ये जाता है कि ऋग्वेद में जो दूसरा और 7वां मंडल है ये सबसे पुराना मंडल है, और बाद में जो जोड़ा गया मंडल है वो पहला और 10वां मंडल है। इसीलिए कह दिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जाके वर्ण व्यवस्था दिखती है, और कहीं ना कहीं 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था जोड़ दी जाती है। तो आप देखेंगे कि सबसे जो एक तरीके से पुराना कि वेद है वो आपका ऋग्वेद है। उसके बाद आप देखेंगे एक है आपका यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ के बारे में या फिर आप देखेंगे यज्ञ की विधियों का वर्णन इसमें मिलता है यजुर्वेद में। उसके बाद एक है आपका संगीतों का वेद, यानी सामवेद। सामवेद में छंदों के गायन या संगीतों के गायन या स्तुतियों के गायन के बारे में इसमें पता चलता है। उसके साथ साथ एक है आपका अथर्ववेद, जो संस्कारों, कर्मकांडों, जादू टोना इत्यादि के बारे में जिससे पता चलता है, यह है आपका एक तरीके से अथर्ववेद। ठीक है, जो लोक जीवन से संबंधित वेद है वो है आपका अथर्ववेद। तो ये 4 वेद आपको याद रखने, आपके एग्जाम में पूछ देता है सबसे पुराना वेद, और वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब यहीं पे थोड़ा सा एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा। अगर हम लोग धार्मिक व्यवस्था की बात कर ही रहे हैं तो वेदों की बात कर लिए। अब उसके बाद यदि आपके एग्जाम में महाकाव्य के बारे में पूछ दिया, महाकाव्यों की टोटल संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे 2। पहला महाकाव्य कौन सा, तो आप कहेंगे रामायण। कौन सा, तो आप कह देंगे यहां पे रामायण। उसके बाद दूसरा महाकाव्य कौन सा है, तो आप कह देंगे महाभारत। अब आपके एग्जाम में कई बार शब्दों से खेल जाता है। अगर यहीं पे पूछे कि आद्य महाकाव्य कौन सा है, तो वो तो है आपका रामायण। और यदि ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है आपका महाभारत। अब यदि पूछे कि रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। और यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास इसके रचयिता के रूप में इसको जान लीजिएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा आप लोग उपनिषद
के बारे में समझ लीजिए। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो माफी चाहेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट किए थे कि 5 मिनट में हम सब समझा देंगे, पर थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई, उसके लिए माफी चाहेंगे। उपनिषद के बारे में यदि थोड़ी सी चर्चा करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, उसका अर्थ यह होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान को सुनना, अर्जित करना, तो वो अर्थ है आपका उपनिषद। और एक तरीके इसकी संख्या कितनी है, 108 है। और यहीं पे यदि बात करें थोड़ी सी अरण्यक की, तो जो वनों में, जो जंगलों में एक तरीके से ऋषि मुनि बैठ के जो संकलित करते हैं, जो ज्ञान, जो दर्शन इत्यादि के बारे में जो समझते, वो है अरण्यक। ठीक है, यानी अरण्यक का मतलब, अरण्य का मतलब होता है आपका जंगल। ठीक है, जंगल। तो इतना इसके बारे में आप सभी को समझ लेना है, धार्मिक व्यवस्था के बारे में आपके वैदिक काल में। अब इसी से संबंधित थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। अब आपकी मुख्य रूप से यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो जो वैदिक काल था आप देखेंगे वो कैसा काल था, तो आप कह देंगे ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। एक कैसी व्यवस्था थी बाबू, तो आप उत्तर करेंगे कि यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। दूसरा, आप एक प्रकार से देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वो ग्रामीण और एक तरीके से नगरीय व्यवस्था दोनों थी। लेकिन यह प्रमुख रूप से जो इतिहासकार इसको मानते हैं कि भैया ये आपकी ग्रामीण व्यवस्था थी। कैसी ग्रामीण व्यवस्था थी, और जो आपके परिवार पर आधारित थी, जो परिवार पर आधारित थी, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था थी। अभी इसके बारे में समझेंगे, आपके कुल, जन, विस्पति, उसके बाद जन के बारे में समझेंगे। लेकिन समझिएगा कि ये एक तरीके से पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी और ये एक ग्रामीण व्यवस्था थी। अब एक बात और इसी में आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है कि इस प्रकार की इसकी राजनीतिक व्यवस्था थी कि इसमें सभा एवं समिति की व्यवस्था थी। इसकी समिति की व्यवस्था थी। ये क्या करते थे, जो राजन हुआ करते थे, जो एक तरीके से राजन हुआ करते थे, जो जनों के प्रमुख हुआ करते थे, तो उन पे ये देख रेख करते थे, उनको नियंत्रित करते थे ये सभा और समिति। सभा और समिति में आप देखेंगे कि चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, दोनों की भागीदारी बिल्कुल समान हुआ करती थी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी के पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सभा और समिति में महिलाओं की स्थिति का ह्रास कब हुआ, तो वो है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा और समिति में जाने के लिए थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसा नहीं कि वो नहीं जाती थी, लेकिन कि थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिया गया। और ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे कि सभा और समिति में पुरुषों के बराबर महिलाएं भी भाग लेती थी। इतना आप लोगों को अच्छे समझ लेना है। अब ये सभा और समिति का काम हम आपको बता दिए कि राजन पर निगरानी करना, एक तरीके से उनको सुनिश्चित करना, उनको जवाबदेही के लिए सुनिश्चित करना, सुनिश्चितता को तय करना, ये सभा और समिति का प्रमुख कार्य हुआ करता था। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझिएगा कि आप देखेंगे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी वो वर्ण व्यवस्था थी। यानी कुछ लोग जो थे वो एक तरीके से ज्ञान का काम करेंगे, दूसरों को शिक्षित करेंगे, कुछ लोग उनकी रक्षा करेंगे, कुछ लोग एक तरीके से व्यापार करेंगे, कुछ लोग आप देखेंगे कि जो ज्ञान, जो दूसरों की रक्षा करे, जो व्यापार कर रहे हैं उनकी सेवा करेंगे, जो शिक्षा से दूर रह गए उनकी सेवा करेंगे। तो उसी को कह देते हैं ये वर्ण व्यवस्था। लेकिन वर्ण व्यवस्था जब आप वैदिक काल की बात करेंगे तो ये एक तरीके से कैसा था, तो ये एक तरीके से कर्म प्रधान था। कर्म प्रधान, आपके कर्म के आधार पर वर्णों का की निर्धारण हुआ करता था। लेकिन यही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जब आप देखेंगे तो ये कैसा हो जाता है, जन्म आधार हो जाता है, जन्म आधारित हो जाता है। कैसा, जन्म आधारित हो जाता है। इतना आप लोगों को समझ लीजिएगा। जब जन्म आधारित हो जाता तो ये आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये आप देखेंगे नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 1, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का विभाजन हो जाता है और माना जाता है कि भारतीय समाज में तभी से गिरावट भी आने लगा, यानी एक खाइयां बढ़ती चली गई। तो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में एक तरीके से वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, लेकिन पहले ये कर्म प्रधान था। कर्म आधारित के आधार पर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की एक तरीके से विभाजन हुआ करते थे। तो ये आप समझ लीजिएगा सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था को और आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पे राजनीतिक संगठन कह लें या सामाजिक व्यवस्था कह लें,
तो अभी हम आपको ऊपर बताए कि जो आपका वैदिक काल है ये परिवार पर आधारित था, ये ग्रामीण व्यवस्था थी। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो आप कहेंगे कुल या परिवार से। अब इसका जो मुखिया हुआ करता था उसको कहते हैं कुलप। जो कुल और परिवार का मुखिया हुआ करता था उसको कुलप के नाम से जाना जाता था। अब कई परिवार और कई कुल मिलके बनाते थे ग्राम। जैसे आप देखते हैं आपके छोटे छोटे कि एक घर है, घरों के मिलके जो गांव बनता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे एक ग्राम बन गया। अनेक परिवार के समूह मिलकर बनाते ग्राम, और ग्राम के प्रमुख को कहा जाता है ग्रामणी। जैसे आज के गांव के प्रमुख को प्रधान कह दिया जाता है, उसी समय कहा जाता था ग्रामणी। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। और जब जन या फिर यहां पे जनपति का जब राज्य अभिषेक हुआ करता था तो ये ग्रामणी आते थे, इस बात को याद रखना। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक तरीके से कई ग्रामों के समूह को मिलाकर बनता था क्या? विष या वंश। और इसी वंश या विष के प्रमुख को कह दिया जाता था विषपति के नाम से जाना जाता था। अब आप देखेंगे कि अनेक विषों या फिर वंशों के समूह को मिला के बनता था जन, और इसी जन के यानी सबसे बृहत्तम इकाई, सबसे प्रमुख इकाई जो होती थी वो आप देखेंगे कि जनपति या राजा के रूप में जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे देखेंगे, सबसे उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे तो कई जनों को मिला के क्या बन जाता है? तो आप कह देंगे कि जनपद बन जाता है। बाद में यही आपका महाजनपद में एक तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो बस आपको यह याद रखना है कि वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई, राजनीतिक सामाजिक सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? कुल या परिवार, और सबसे बृहत्तम इकाई यहां पे जन हुआ करती थी। इतना आप सभी को अच्छे से इसमें याद रख लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वैदिक काल में हम लोग आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे पहले यदि जीवन यापन की बात करें हम लोग, तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को एक बार समेटते हुए हम लोग समझे तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एक तरीके से जितने लोग हुआ करते थे वो पशुपालन करते थे। क्या? तो आप कहेंगे सर पशुपालन, उसके साथ साथ कृषि करते थे और आखेटक शिकार करते थे प्रमुख रूप से। तो अब आप देख रहे हैं कि पशुपालन आखिर कब करेंगे? जब किसी प्रकार का आप देखेंगे कि लौह उपकरण का एक तरीके से मिला नहीं रहा होगा, तब तो भैया पशुपालन ही एक उपाय रहा होगा। तो पशुपालन ऋग वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि की व्यवस्था हो गई, क्योंकि लगभग 1000 बीसी में, 1000 ईसा पूर्व में श्याम या फिर आयस, ये इसकी खोज हो गई थी। यानी जिसको अब के शब्दों में यदि कह दें तो लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज जब होने लगी तो लोग कृषि करने लगे, जो गंगा दोआब का क्षेत्र था उसको साफ करने लगे और कृषि का प्रारंभ या चलन चल पड़ा। तो माना जाता कि जीवन यापन कैसा था? पशुपालन था और कृषि। जो जन हुआ करते थे, जो जनपति हुआ करते थे, अभी हम आपको यहां पे बताए कि जो जनपति थे ये कर लेते थे, ये कर भी लेते थे, और कर को किस रूप में जाना जाता था? तो बलि के रूप में जाना था, जो स्वेच्छा से दिया जाता था। यानी कर, वैदिक काल में कर की व्यवस्था तो थी, लेकिन उसका नाम क्या था? तो बलि के नाम से जाना जाता था। अब अगर पशुपालन होता था तो किसका? तो आप देखेंगे कि गाय सबसे श्रेष्ठ पशु के रूप में जाना जाता था। उसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे घोड़े से ये परिचित हो गए थे। कहते हैं कि जो आर्य, जो वैदिक काल के प्रमुख जो संस्थापक है वो आर्यों को माना जाता है। तो आर्यों के इतना उनको प्रिविलेज कहां से मिल गया? क्योंकि उनके पास रथ गाड़ी हुआ करती थी, और रथ गाड़ी के लिए वो घोड़ों का प्रयोग करते थे। तो घोड़े से ये लोग परिचित थे, इतना याद रखिएगा। अच्छा, ये गाय के लिए एक और शब्द का यहां पे उपयोग किया जाता, अघन्या। किस नाम से? तो अघन्या, यानी जिसका वध न किया जाए या जिसका वध न किया जाए, सबसे पवित्र ये पशु के रूप में जाना जाता था। इसी गायों के लिए कई युद्ध लड़े गए, जिसमें आपका सबसे प्रमुख युद्ध है 10 राग युद्ध। ठीक है, 10 राग युद्ध। अगर पूछे कि वैदिक काल में कौन सा युद्ध लड़ा गया बाबू, तो वो है 10 राग युद्ध। किस लिए? तो गायों के लिए या फिर सीमा के विस्तार के लिए। तो ये आप इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास से आप लोग इतना समझे होंगे। कहे तो थे कि हम 5 मिनट में इसको समझाएंगे, इन 5 मिनट्स, पर स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा समय लग जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वैदिक काल और
टारगेट करके हम यूपीटेट और सीटेट के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन बन सकता है सबकी चर्चा कर लिए। और अब आप लोग एक क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 10 राग युद्ध जो हुआ था उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, प्रमुख कौन राजा थे, उनके विपरीत कौन जन लोग थे, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एक बात और बताइएगा कि जो एक तरीके से आपका वैदिक काल था, वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन थी ये आपको बताना है। तो चलो हम बता ही देते हैं एक बार। सबसे प्रमुख नदी जो बाबू थी वो सरस्वती। कौन? सरस्वती। और सबसे ज्यादा वैदिक काल में किसका नाम आया हुआ है तो आप कह देंगे सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी। गंगा नदी का क्या सर नाम आया है? बिल्कुल नाम आया है, एक बार इसका नाम आया, इतना आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। बाकी ये वैदिक काल क्या आप संक्षेप में समझे, और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आए तो आप कमेंट भी करिए। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।